कल हम लोगों ने स्त्री प्रत्यय की चर्चा की थी। स्त्री प्रत्यय में ता प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है, इसकी चर्चा हमने कल प्रारंभ की थी। इसमें कुछ नियम बचे हुए हैं। जिन शब्दों के साथ कन प्रत्यय का संयोग हुआ हो, उन शब्दों में त्रित्व की विवक्षा होने पर ककार के पूर्ववर्ती स्वर में इकार होता है तथा टाप लगता है। प्रत्यय के बारे में अपन चर्चा कर चुके हैं, यहाँ पर पुनः चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल अपन शब्द ले लेते हैं। अध्यापक, तारक, हारक, मारक, पारिव्राजक, शायक, नायक, गायक, साधक इत्यादि और भी बहुत से शब्द हो जाएंगे। इसमें करना क्या है, तो अपन केवल इस उदाहरण को ले लेते हैं। घंटाप, टाप का आ शेष रहता है और हम ये कह रहे हैं कि स्त्रीत्व की विवक्षा होने पर ककार के, ये ककार हुआ, ककार का पूर्ववर्ती जो स्वर है वो है यहाँ अ, इसके स्थान पर ई कर दो तो ये हो जाएगा साधिका। आराधिका, अध्यापिका, तारिका, हारिका, मारिका, पारिव्राजिका, शायिका, नायिका, गायिका, साधिका इत्यादि इत्यादि इत्यादि। बस इसमें कुछ अपवाद से नियम दिए हैं कि क्षिपक आदि शब्दों में कर्ण प्रत्यय होते हुए भी पूर्ववर्ती स्वर का इकार नहीं होता। जैसे क्षिपक तो क्षिपका होगा, क्षिपिका नहीं होगा। लेकिन ऐसे कौन से शब्द है, इसके बहुत कम रूप उन्होंने दिए हैं। उदाहरण के लिए कन्यक, चटक, ध्रुवक आदि। तो ये हो गया अपना टाप प्रत्यय का प्रकरण। बड़ा प्रकरण आता है गिप प्रत्यय का। जब शब्दों के साथ गिप प्रत्यय किया जाता है तो इकार शेष रहता है। हाँ सुनंदा दीदी। पार्टी में
हाँ पाठीमागचं लिहायचं राहिलंय म्हटलं. ठीक ठीक. चलिए. इकार नाही होता. अभी हम तक इकार नाही होता. क्षिपक क्षिपिका. हा हम्म. कन्यक, छटक, ध्रुवक. अब सामान्य रूप से इसके जो नियम हैं गिप प्रत्यय के, वो है ऋदंत प्रातिपदिकों के साथ गिप प्रत्यय का प्रयोग होता है. अब आप देख लीजिएगा, एक शब्द है कर्तृ. अब ये रिदंत है. रिदंत है ने रित अंत, रिकार है अंत में जिसके. तो कर्तृ में रिकार है, हर्तृ में रिकार है, धातृ में रिकार है. ठीक. अब इसके विकल्प जो है उसको अपन बाद में देखेंगे. तो यहां पर प्रश्न है कि कैसे होगा. तो कर्तृ धन गिप, कर्तृधन ई. अब आपको ये बताने की जरूरी नहीं कि स्वर संधि में रिकार के बाद यदि कोई, बाहर जाके बात कर लो, रिकार के बाद यदि कोई स्वर हो तो रिकार का अर होता है, रिकार का र होता है ना. तो इसको अपन नीचे कर लेते हैं. कर त, अपन ने डबल त कर लिया था, उसमें तो कोई बात नहीं. और ये था री, री के स्थान पर हो गया र, और इसमें मिलाना है ई. तो ये हो जाएगा कर्त्री. ये आपको ये नियम याद होगा, तर योगे त्र. तो ये त और र मिल रहा है इसलिए त्र बन गया, और उसमें जब ई मिला तो और त्रि बना. र तो था ही. पहले तो अपन कर्तृ शब्द को देखे. क र, डबल त करो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिंगल त करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको नियम ध्यान में होगा कि रफार होने पर, रफार के नीचे का वर्ण यदि श श स नहीं हो तो द्वित्व विकल्प से होता है. तो यदि द्वित्व करते तो भी कोई बात नहीं. तो फिर यहां पर केवल ऐसा होगा, डबल करेंगे तो कर त त री और ई. अब स्वर के आगे स्वर तो आता नहीं, तो री का हमने र कर दिया गुण संधि के नियमानुसार. अब तर योगे त्र हो गया. अब आप जोड़ दो तो या तो होगा कर्त्री या कर्त्री.
अब अपन डायरेक्ट नियम ही लिख ले, मतलब यही लिख लेते, बनने वाला रूप हर त्री। ठीक। धातृ, धात्री। अब इसका एक अपवाद नियम है। स्वश्रु, तिस्रु, चतस्रु, ननंद्रु, दुहितृ, यात्रु, मातृ, इनके साथ गिप का प्रयोग नहीं होता। देखिए, इसमें से कुछ बातें तो सीखने लायक है। थोड़ा सा अगर ध्यान देते हैं तो अपने को समझ में आएगा। स्वश्रु शब्द का अर्थ होता है बहन। ननंद्रु शब्द का अर्थ होता है ननंद। दुहितृ शब्द का अर्थ होता है बेटी। और मातृ शब्द का अर्थ होता है माता। अब आप मुझे बताइए कि जो स्वयं स्त्रीलिंगी शब्द है, अपना कल नियम क्या था पुल्लिंग को कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द हो तो स्त्रीलिंग बनेगा। तो कोई यदि कहे कि ये भी तो रिकारांत है तो स्वश्री बना दो, तो नहीं चलेगा। ऑलरेडी स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंगी शब्द है, इसलिए स्त्रीलिंगी रहेगा। और तीसरे चतुस्रु का अलग सा आदेश होता है, जो अपन ने संख्यावाची नियमों में देखा है। दूसरा नियम है, मतलब ये रिकारांत प्रकरण पूरा हो गया। ये कह रहे नकारांत प्रातिपदिक हो तो गिप का प्रयोग होता है। राजन है, ठीक। अब राजन है, साथ में गिप लगेगा। तो राजन धन ई। अब इसमें एक अपवाद नियम दिया है। राजन शब्द में गिप का प्रयोग करते समय जकार के आकार का लोप करना चाहिए। तो ये एक नियम बना। तो फिर अपन कर लेते हैं। अब यहां क्या होगा ये देख लीजिएगा आप। हमारा नियम है राजन के जकार में जो अकार लगा हुआ है उसका लोप कर दो। अब ये दोनों व्यंजन हो गए। एक सूत्र है व्यंजन संधि में कि त वर्ग का च वर्ग होता है। अपन सूत्र कर चुके पहले व्यंजन संधि में। त वर्ग का च वर्ग होता है, इसलिए जब अपन ने देखा था तत् धन च, तो किया था तच्च। और जैसे भक्तामर में तच्चाम्र चारु, तो तच्च आम्र, ठीक है ना। तो त का त वर्ग का च वर्ग होता है, तो
त वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा? न। तो च वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा? य। तो ये क्या हो गया? ठीक, एकदम क्लियर कर लो। पहले तो हमने क्या किया, व्यंजन संधि की यहां पर। ज के कारण से नकार भी च वर्ग में परिवर्तित हो गया। चूंकि न पंचम वर्ण है, इसलिए पंचम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण ही होगा, अन्य वर्ण नहीं होगा। तो राजय बना। अब एक सूत्र है, जय योगे ज्ञ, मतलब ज और य जब मिलते हैं, योग यानी संयोग होना, मिलना, प्लस होना। तो ज और य मिलकर के क्या होता है? ज्ञ। तो फिर कर लो, इस ज और य को हटा दो, इसकी जगह ज्ञ भी करो आधा। यहां आधा था ना ये दोनों भी स्वर ही ने, तो इसको स्वर ही ने, और फिर बाद में जो है स्वर को जोड़ दो, तो ये बनेगा रागी। चलिए थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। योगिन शब्द है, गिप प्रत्यय है। अब करना क्या है, गिप प्रत्यय का केवल ई शेष रहता है, बाकी संधि कर दो, योगिनी। अब ऐसा ही देखो, वियोगिनी, वियोगिन, रागिन का रागिनी बन गया। रागिन का रागिनी, रोगिन का रोगिणी। बस इनंत हो, नकारांत मतलब नकारांत हो, अंत इनंत नहीं, नकारांत। ठीक। तो अपने को ये एक नियम पता चल गया। अब एक और प्रश्न है कि अपवाद नियम बता रहा हूं अब मैं इसका। पंचन शब्द है, अब ये भी तो नकारांत है। ठीक। तो पंचन आदि नकारांत संख्यावाचक शब्द हो, गिप प्रत्यय के का गिप प्रत्यय का संयोग नहीं होता। जैसे अपन करके देख लेते हैं, पंचन धन गिप, पंचमी पीढ़ी हो गया। पंचन अभी तक तो अपन ऐसा कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये कर रहे हैं, इन्होंने जो नियम दिया है वो ये है कि गिप का निषेध तथा नकार का लोप। तो बचा क्या, पंच। देखिए गिप का निषेध हो गया तो ई हट गया, और पंचन के नकार का लोप हो गया, तो बचा केवल पंच। इसलिए जब पंच के रूप बनते हैं तो पंच 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 भी ही। तो पंचमी कैसे बनी? उसमें क्या अरे होता है? पंचमी अलग है, पंचम शब्द है वो, उसमें भी संख्यावाचक नहीं है। हमारा शब्द क्या चल रहा है, नकारांत। नकारांत, वो नकारांत है, पंचम है, मकारांत है। हम नकारांत की बात कर रहे हैं, इसलिए उसकी तो बात ही नहीं होगी।
इसमें मतलब अब प्रत्यय का सहयोग नहीं होगा, स्त्री प्रत्यय का ना, अंश में। स्त्री प्रत्यय बनेगा लेकिन गिप का निषेध होगा। तो गिप का निषेध होने से गिप हट गया और नकार का लोप हो गया, तो ये पंच स्त्रीलिंग में हो गया। केवल पंच ही पंच बनेगा। पंच स्त्रियाभ्याम ऐसा कुछ शब्द बनेगा। हाँ, वो जो भी होगा। अब अगला नियम, जिन शब्दों के उकार, ऋकार तथा ऋकार, जिन शब्दों के ऋकार का, जिन शब्दों का उकार, ऋकार तथा ऋकार इत संज्ञक होता है, उनके साथ गिप प्रत्यय का प्रयोग होता है। इत संज्ञा का अर्थ होता है इत का हमेशा लोप होता है। तो जिसमें उकार का लोप हो रहा हो, ऋकार का लोप हो रहा हो और ऋकार का लोप हो रहा हो, तो ये दोनों ही स्थिति में, तीनों ही स्थिति में गिप का प्रयोग होगा। जैसे भवतु शब्द है, इसमें लोप काय का करेंगे हम? उकार का। ठीक, तो गिप, तो यहां पर उकार का लोप कर दिया, तो भवद गण गिप हो गया। फिर गिप के स्थान पर ई हो गया और इसका रूप बना भवती। इसलिए ध्यान रखना, जैसे हम किसी पुरुष को पूछेंगे भवान किम करोषि, तो स्त्री को पूछेंगे भवती किम करोषि। भवान किम करोषि ये पुरुष को पूछेंगे, तो भवती किम करोषि ये किसी स्त्री से पूछेंगे। स्त्री का अर्थ महिला, वो चाहे बालिका हो चाहे वृद्धा हो, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। तो जिसमें उकार का लोप हुआ है, आगे विद धातु में शत्रु प्रत्यय लगने पर, शत्रु प्रत्यय कृदंत का है, अपन कर चुके हैं। विद धातु में शत्रु प्रत्यय लगने पर वसु आदेश होता है, मतलब शत्रु के स्थान पर वसु आदेश होता है। अब वसु में से, अब देखो आप, विद धन वसु, ठीक। अब क्या होगा? तो उकार का लोप होगा, तो बचेगा विद धनवस यानी विध्वस। तो यहां पर क्या हुआ? ऊ का लोप हो गया, और ऊ का लोप होने पर यदि इसको हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? गिप लगाना पड़ेगा। अपन एक काम करते, गिप के स्थान पर डायरेक्ट आप ये लिखते, इतनी बार कर चुके हैं, उतना समय बचेगा। चलिए, अब एक नियम देखो, कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातें व्याकरण में होती है, जिसका ध्यान करने पर हमें कई बातें सरल हो जाती है। इन्होंने कहा एक काम करो, यदि वस लगा है तो व का संप्रसारण करो। वस प्रत्यय अगर लगा है, स्त्रीलिंगी बनाना है, तो आपको व का संप्रसारण करना है। संप्रसारण किसे कहते हैं? यण का इक करना। तो व काय का बनता है? ऊ का।
तो यहाँ क्या बनेगा? विद, धन उस, धन ई। अब एक नियम है, एक सूत्र है, आदेश प्रत्ययोः, यानी आदेश और प्रत्यय के सकार का शकार होता है। इसलिए क्या हो गया? विद, धन उष, धन ई। अब ये बना विदुषी। कितना लंबा काम हुआ है। पहले तो उकारांत है कि नहीं ये देखना है। तो यदि मैं डायरेक्ट विद्वत शब्द लेता तो क्या होता? आपके मन में संदेह उत्पन्न होता कि विद्वस में उकार तो है नहीं, तो भाई शत्रु प्रत्यय लगा है। शत्रु प्रत्यय लगने के बाद शत्रु के स्थान पर वसु लगा है, तो विद धन वसु लगा, उकार का लोप मतलब इत संज्ञा हुई, इसलिए विध्वस बचा। विध्वस बचा, उसमें हमको निप लगाना पड़ा, तो निप का ई बचा, तो विध्वस धन ई हुआ। अब हमने क्या किया? व की संप्रसारण संज्ञा की, तो विद धन उस धन ई हो गया। फिर सकार का शकार किया, तो विद धन उस उष धन ई हुआ, और जब संधि कर दी तो विदुषी बन गया। इस प्रकार से गिप प्रत्यय के कुछ नियम हुए। बाकी समय मिलने पर ओम नमः।